गुलामों को आजाद करके छोड़ेंगे, आज गुलामी की जंजीर में बांध के रखेंगे नहीं। चलिए देखिए, पढ़ाए थे आप लोगों को कि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। क्या आया था 1919 में? मॉन्टेग्यू, कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ये आया था 1919 ईस्वी में। और ये जो आपका अधिनियम था, इस अधिनियम में लिखा गया था कि ब्रिटेन सरकार जो है भारत में उत्तरदायी शासन क्या करेगी? स्थापित करेगी। और उत्तरदायी, कल समझाएंगे उत्तरदायी, पहले बोलेंगे रेडी। उत्तरदायी शासन स्थापित करेगी। दूसरा, प्रांतों में क्या करेगी? द्वैध शासन स्थापित करेगी। और प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करके हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, विषयों को किसमें बांटा गया? दो भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में। ये सारा का सारा कार्य किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। और करने के बाद इसमें एक चीज और लिखा गया कि ब्रिटेन की सरकार हर 10 साल में इस 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का क्या करेगा? जांच करेगा हर 10 साल के बाद। और हर 10 साल के बाद जांच करेगा कि उत्तरदायी शासन भारत में सही से स्थापित है या नहीं है, प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो सही से फॉलो हो रहा है अथवा या फॉलो नहीं हो रहा है। इस सारा का सारा जांच करने के लिए इसी में प्रावधान किया गया था। हर 10 वर्ष बाद हम क्या करेंगे? एक जांच समिति का गठन करेंगे। और ये जांच समिति का गठन कौन करेगी? ब्रिटेन की सरकार करेगी। तो भारतीयों का मांग था कि इस जांच समिति में भारतीय भी होना चाहिए। कहे कि आप तो उत्तरदायी शासन और कानून का जांच कीजिएगा, जैसा वो कानून जो भारत पे लागू है आप उसी कानून का जांच कीजिएगा। तो जांच समिति में भारतीय होना क्या है? अनिवार्य है। और इसी के तहत 1929 ईस्वी में आपका एक जांच समिति का गठन किया जाना था। लेकिन 1929 में जांच समिति का गठन नहीं करके कब किया गया? 1927 में, जिसे हम क्या जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से, जिसे हम जानते हैं साइमन कमीशन के नाम से। हम इस पे चर्चा किए हैं। साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। साइमन कमीशन का विरोध होने के बाद लॉर्ड बर्कनहेड भारत के सचिव आए हमारे भारत, और भारत आके नेहरू रिपोर्ट बनाने का क्या दिया? प्रस्ताव दिया कि आप नेहरू रिपोर्ट बनाइए, मतलब एक ऐसा संविधान बनाइए, वैसा संविधान बनाइए जिसपे सभी पार्टी क्या हो? सहमत हो, यानी अपना सहमति दिखाए। वैसा संविधान बनाइए जो भारत के हर एक लोगों को क्या हो? मंजूर हो। तो संविधान तो बना लेकिन सब लोगों को मंजूर हुआ नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना बोले हमको ये मंजूर है नहीं। तो लॉर्ड बर्कनहेड से शर्त हारे, और हारने के बाद 1930 में रिपोर्ट पेश हुआ साइमन कमीशन का। कहां में? ब्रिटेन में। और साइमन कमीशन जब रिपोर्ट पेश किया तो ब्रिटेन की सरकार खुद संतुष्ट नहीं थी, कि बोला इतना अच्छा से तुम शासन वहां से कर रहा है कि ब्रिटेन से भी अच्छा शासन कर रहा है, जो तुम इतना अच्छा सुंदर सा रिपोर्ट बना के भेजे हो। मतलब ऐसा रिपोर्ट बना के भेजा था, साफ साफ दिखता था कि झूठ बातें लिखी गई है, बना बनाया बातें लिखी गई है, बनी बनाई बातें लिखी गई है, ऐसा साफ साफ दिखता था। ब्रिटेन की सरकार को खुद संतुष्ट नहीं हुआ। साइमन कमीशन को बोला तुम लोग कुछ नहीं काम का लायक है, भारत के जितने भी पार्टी हैं सबको बुलाओ, और बुला के हम उससे मीटिंग करके पूछेंगे कि आपको क्या क्या जरूरत है। आपके यहाँ जो हम संविधान अगला भेजेंगे उस संविधान में क्या क्या बना के भेजे जो आप लोगों को जरूरत है, जैसा जैसा आपका जरूरत होगा वैसा वैसा आप बोलिएगा। तो भारत के सभी पार्टी को क्या दिया? निमंत्रण दिया। और सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। बाकी बीच में क्या क्या हुआ इसका चर्चा हम किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सरोजिनी नायडू गए थे, महादेव देसाई गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे, समझ गए। ये सब व्यक्ति कहाँ गए थे? महात्मा गांधी के साथ गए थे। कहाँ? ब्रिटेन लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और किस जहाज से गए थे? राजपुताना नाम का जहाज था, राजपुताना नाम के जहाज से गए। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ। बीच में गांधी अर्जुन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। इसके पीछे का कहानी बताते चले थे। 11 सूत्र या मांग रखे थे महात्मा गांधी।
सब चीज हुआ, तीनों गोल में सम्मेलन हुआ, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा देखो भारत के लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने मन से अधिनियम बना के भेजो। क्या करो? अपने मन से अधिनियम बना के भेजो। भारत के लोग में अपना एक साथ एकता है ही नहीं, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे? इसी वजह से ब्रिटेन की संसद ने, यानी ब्रिटेन की संसद ने एक नया अधिनियम बना के भेजा जिसे कहा जाता है 1965 का भारत शासन अधिनियम। यही तीनों गोल में सम्मेलन में जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो क्या भेजा? भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 देखिए क्या कहता है, बस वही जो आपको बोले ना अभी 1919 का साइमन कमीशन, वही सारा का सारा है और कुछ नहीं है। समझ गए? साइमन कमीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या था? अंग्रेज था, इसीलिए इसको कौन सा कमीशन बोलते हैं? श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत कमीशन। 1935 का भारत शासन अधिनियम बन के आया और 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया, इसी के तहत सबसे पहले पढ़ते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम का परिणाम किसका था? देखिए 1930 से 32 में लंदन में हुए 3 गोल में सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संतुष्टियों के फलस्वरूप अधिनियम का निर्माण किया गया। मतलब तीनों गोल में सम्मेलन के बाद एक अधिनियम लाया गया, जिस अधिनियम का क्या नाम है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की क्या रखी गई? नींव रखी गई। संघीय शासन प्रणाली यानी केंद्र सर्वोपरि, कौन सा सर्वोपरि? केंद्र सर्वोपरि संघीय शासन प्रणाली की क्या रखी गई? नींव रखी। सब समझाने, टेंशन मत लीजिए, समझा के आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की क्या रखी गई? नींव रखी गई। और संघ की 2 इकाइयां, ब्रिटिश भारत प्रांत और देशी रियासतें। मतलब संघ में संघीय प्रणाली का निर्माण किया गया। जैसे अभी देखिए हमारे भारत में संघीय प्रणाली है। भारत में कैसी प्रणाली है? संघीय प्रणाली है। जैसे आप देखते हैं केंद्र है ना, और केंद्र में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उसी प्रकार से उस समय में एक होता था विदेशी, बोले तो अंग्रेज आधिपत्य वाला राज्य, अंग्रेजों के आधिपत्य वाला राज्य, यानी जिससे हम क्या कहते थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत कहते थे। वैसा राज्य जिसपे ब्रिटेन का संपूर्ण अधिकार है, डायरेक्ट अधिकार है। और दूसरा एक था देशी रियासत। अंग्रेज जिस समय में था तो अंग्रेज हमारे संपूर्ण भारत को नहीं जीता था। अंग्रेज हमारे भारत के जिस क्षेत्र पे अधिकार था ना अंग्रेजों का, उसको बोलते थे ब्रिटिश आधिपत्य वाला भारतीय क्षेत्र। एक साथ बोलते थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत या क्षेत्र। और जिसपे हमारे देश के राजा थे उसको बोलते थे क्या? देशी रियासत। तो 2 तरह से थे, इसमें विदेशी राज्य भी थे, यानी जिसपे ब्रिटेन का अधिकार था, और क्या था? देशी रियासत था। मतलब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की क्या की गई? स्थापना की गई। केंद्र तथा राज्य के इकाइयों के मध्य शक्तियों का क्या किया गया? विभाजन किया गया। 3 सूची के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्य को क्या किया गया? अलग किया गया। और उसके विषय कानून कौन कौन किस पे बना सकता है, वही कानून का विषय बंटवारा किया गया। संघ सूची वैसा कानून जिसपे कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकती है? केंद्र बना सकती है। संघ सूची जिसपे कानून राज्य बना सकती है। राज्य सूची और जिसपे कानून दोनों बना सकती है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है। अगर राज्य सरकार पहले कानून बना दिया है तो राज्य सरकार का कानून चल रहा है। अगर वही कानून पे केंद्र सरकार कानून बना दे तो राज्य सरकार का कानून रद्द हो जाता है और केंद्र सरकार का कानून क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। मतलब समवर्ती सूची में अंतिम रूप से अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। तो क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा किया गया। किसके किसके बीच? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया। और 3 सूची, संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? 59 टॉपिक था। जैसे रक्षा हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? रक्षा हो गया, व्यापार हो गया, ऐसा ऐसा करके संघ सूची में कितने विषय थे? 59 विषय था। प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? 54 विषय। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 36 विषय था। जैसे मान लीजिए आपका हो गया शिक्षा, शिक्षा मान लेते हैं समवर्ती सूची का विषय था। और शिक्षा किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची का विषय है मान लेते हैं। और शिक्षा अगर समवर्ती सूची का विषय है तो बिहार सरकार ने शिक्षा में एक नियम बनाया,
समझ गए। शिक्षा में एक नियम बनाया कि 10वीं पास जितने भी लड़के होंगे सभी कोई माना जाएगा कि वो क्या कर लिए हैं, इंटर पास कर चुके हैं। मतलब 10वीं को मान्यता किसके समकक्ष दिया जाएगा, इंटर के। जैसे पहले 8वें पास को क्या समकक्ष था, बोर्ड होता था, 8वें में होता था, 8वें में बोर्ड, 8वें में होता था बोर्ड। अब 10वां में बोर्ड होने लगा। मान लीजिए बिहार सरकार शिक्षा में ये कानून बना दे, अब 10वां में बोर्ड नहीं होगा, अब बोर्ड होगा इंटर में, या फिर और कम में कर दे। समझ गए। इस प्रकार से नियम बना ले तो चलिए ठीक है, चल रहा है, 5 साल चला, 10 साल चला। अब केंद्र सरकार को लगा कि नहीं, ई व्यवस्था में सुधार किया जाए पूरे देश में। अब केंद्र सरकार शिक्षा पे कानून बना दे। अगर केंद्र सरकार शिक्षा पे कानून बना देगा तो राज्य सरकार अगर जो कानून बनाया है उसका कानून क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और केंद्र सरकार का कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसी को कहते हैं वैसा विषय जो दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अंतिम रूप से विजय कौन होगा, समवर्ती केंद्र। अंतिम रूप से मान्यकार किसका होगा, केंद्र का। उसी को बोलते हैं समवर्ती सूची। और तथा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मतलब एक्स्ट्रा चीजें, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रह गई, गवर्नर जनरल में निहित रह गई। यानी संघीय सूची, विदेशी कार्य। संघीय सूची में कौन कौन शामिल था, जैसे विदेशी कार्य हो गया, मुद्रा हो गया, पैसा को बढ़ाना घटाना, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे किसमें, संघ सूची में। फिर प्रांतीय सूची में कौन कौन सा विषय था, पुलिस, सुनिए, प्रांतीय सूची में कौन कौन सा विषय, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। समवर्ती सूची में कौन था, दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद आदि संबंधित। विवाह विच्छेद समझते हैं ना, डाइवोर्स नहीं जानते हैं, बस वही है। इस सब चीज से जो रिलेटेड कानून है, इस सब रिलेटेड कानून किससे संबंधित था, समवर्ती से। अब कहता अगला, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। जो प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन को हटा के केंद्र में द्वैध शासन को क्या किया, लगाया, और प्रांतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। प्रांतों को क्या छोड़ा गया, स्वतंत्र। यानी भारत के जो राज्य थे उसको क्या किया गया, स्वतंत्र छोड़ा गया। चलिए, भारत देश राज्य कितने, 28। राज्य कितने, 28। बस एक के बार में बुझ जाइएगा। राज्य 28 है, मान लेते हैं 28 से गोला है, 28 राज्य है भारत देश में अभी। और भारत देश में एक अपना देश का राजधानी है दिल्ली, जहां केंद्र है, क्या है, केंद्र है, केंद्र सरकार बैठती है। क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। सबसे पहले प्रांतों में द्वैध शासन समझिए, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। तो आपको बोले एक बताए थे आरक्षित विषय, बताए थे आरक्षित विषय, और एक पिछले अधिनियम में बताए थे जी, और हस्तांतरित विषय बताए थे, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। मान लेते हैं केंद्र सरकार राज्य को बोला कि देखो पूरा के पूरे देश पे शासन तो हम करते ही हैं, लेकिन रक्षा हो गया, रक्षा समझते हैं, सब डिफेंस का सारा कानून कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे, उस सारा का सारा कानून हम बनाएंगे। दूसरा बात, शिक्षा से रिलेटेड जो भी कानून होगा कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे, मान लिए बोलता है। उसके बाद बोला विदेशी व्यापार जितना भी होगा सारा का सारा कानून कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे। सारा का सारा कानून क्या किया, इस सब लिया, मेन कानून ले लिया केंद्र सरकार, और राज्य सरकार यानी प्रांतों को क्या दिया, प्रांतों को दिया जंगल, प्रांतों को क्या दिया, जंगल। यानी वन वाला कानून कौन बनाओगे, तुम, जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून कौन बनाओगे, तुम, स्वास्थ्य से रिलेटेड कानून कौन बनाओगे, तुम, महिलाओं के विकास को लेके कानून कौन बनाओगे, तुम बनाओगे। प्रांत में द्वैध शासन है, प्रांतों में इसका भी शासन है, इसका भी शासन है। मतलब प्रांत के लिए ही केंद्र सरकार भी कानून बना रही है, और प्रांत के लिए राज्य सरकार भी कानून बना रही है, और मेन कानून कौन बना रहा है, केंद्र सरकार। तो प्रांतों में द्वैध शासन हुआ। प्रांत पूर्णतः स्वतंत्र है, प्रांत राज्य जो है पूर्णतः स्वतंत्र है, नहीं है। प्रांतों में क्या है, द्वैध शासन है, प्रांतों में क्या है, द्वैध शासन है, यानी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है। इसीलिए तो बोले थे आपको आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय।
आरक्षित विषय वो जिस विषय पे केंद्र ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएंगे, हम बनाएंगे। आरक्षण के तौर पे मेरे पास क्या रहा, आरक्षित रहा, रिजर्व रहा। और हस्तांतरित विषय उसको बोले जिसमें तुम भी कानून बना सकते हो। वही बोला प्रांत में द्वैत शासन। अब क्या क्या जानते हैं, अब बोला प्रांत में द्वैत शासन नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे किसमें, केंद्र में। अब कहां लगाएंगे, केंद्र में। 1935 ईस्वी में क्या किया, इस प्रांतों से इस सारा का सारा तामझाम हटा लिया, सारा का सारा तामझाम हटा लिया। बोला एक प्रांत अपने आप में स्वतंत्र है विकास करने के लिए। जैसे बिहार सरकार का मन हुआ दारू बंद करने का कर दिया, बिहार सरकार का मन हुआ वैकेंसी निकालने का बिहार पुलिस का निकाल दिया। बिहार सरकार का मन हुआ बीपीएससी का एग्जाम टफ ले लो, टीचर सबका एग्जाम टफ कर दो, कर दिया। पूछा एक बार नरेंद्र मोदी से, पूछा क्या, नहीं पूछा। प्रांत क्या हुआ, अपने आप में स्वतंत्र हुआ, हुआ कि नहीं। प्रांत अपने आप में स्वतंत्र। बिहार सरकार का मन होगा अपना लीची अमेरिका को बेचे, भारत सरकार से परमिशन लेना होगा, नहीं लेना होगा। विदेश का व्यापार किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में है। तो मैक्सिमम चीजों में प्रांतों को स्वायत्तता दिया, प्रांतों को स्वतंत्र किया, किया कि नहीं। अभी वर्तमान समय में मैक्सिमम चीजों में प्रांत क्या है, अपना कानून खुद बनाता है। व्यापार हो, राज्य का विकास कैसे करना हो। बिहार सरकार का मन हुआ आप ग्रेजुएशन कीजिए, हम सब लड़की को, अपने राज्य के लड़की को 50-50 हजार रुपया देंगे। सब राज्य में देता है, ऐसा नहीं देता है। आप 10th पास कीजिए, 8वां में 9वां में 10वां में जाइए, नीतीश कुमार का मन हुआ हम साइकिल देंगे बेटियों को, बेटियों के उत्थान के लिए साइकिल दिया। कोई रोका, कोई बोला, नहीं बोला। तो प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांत क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। तो प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया। बोला आप क्या कीजिए, अब आपके ऊपर हम आरक्षित और हस्तांतरित नहीं लेंगे, आपको जो विषय हम दे दिए ना, विषय राज्य सूची का, उस पे आप स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए, उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहले होता था आरक्षित हस्तांतरित, मतलब केंद्र हस्तांतरण उसमें कर सकता है, लेकिन इसमें बोला कि कुछ नहीं, आपका जो राज्य सूची का विषय है आप उस पर कानून बनाने के लिए खुद स्वतंत्र है, उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम हस्तक्षेप करेंगे किस विषय में, समवर्ती सूची में। किस विषय में सूची का हस्तक्षेप करेंगे, समवर्ती सूची में। और संघ सूची में तो आपको कानून बनाने रहे, संघ सूची तो मेरा है। यही चीज बोला। तो प्रांतों को स्वायत्तता दिया, बस वही चीज अच्छा भाषा में लिखा है। क्या बोला कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, यानी प्रांतों को क्या दिया गया, स्वायत्तता दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया। किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में क्या किया, द्वैध शासन लगाया गया। इसी के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसका न्यायालय का स्थापना, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय क्या है, चलिए देखिए संघीय न्यायालय क्या है। संघीय न्यायालय समझिए, हमारे भारत में आप जानते हैं न्यायालय है, हमारे भारत में क्या है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका किस प्रकार से, हमारे भारत में सबसे टॉप पे बैठा रहता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे ये वाला जाता है नीचे में, नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय में आता है आपका एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय। एक जिला न्यायालय और एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय मतलब आपका अधीनस्थ न्यायालय में सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय आता है। जिला सत्र न्यायालय कुछ नहीं है, हाई कोर्ट से हर जिला में एक एक न्यायालय होता है। अब जो जिला बड़ा है, जो जिला क्या है, बड़ा है, जैसे अपना भागलपुर ही ले लीजिए, भागलपुर जिला क्या है, बड़ा है। तो भागलपुर का जिला जो कोर्ट है, जिला कोर्ट, इस कोर्ट में पूरा का पूरा जिला बड़ा है, तो ज्यादा केस होगा, इस पे ज्यादा भार होगा, ज्यादा केस रजिस्टर होगा, तो यहाँ का जज उतना सुनवाई कर पाएगा नहीं। तो जिला का जज क्या करेगा, एक सत्र न्यायालय का स्थापना करेगा। जैसे नवगछिया में वो है सत्र न्यायालय, तो नवगछिया का जो भी मामला होता है ना उधर ही निपट जाता है। पुल के उस पार का मामला सब किधर, नवगछिया में, और पुल के इस पार वाला सारा मामला कहाँ में, भागलपुर में। अब वहां अगर सत्र न्यायालय से नए सफरा बड़ा मामला हो गया,
किसी बड़ा क्रिमिनल को मार दिया तो केस डायरेक्ट कहाँ आता है? जिला न्यायालय में। बड़ा कैदी है, उसको लोग 6 महीने बंद करके कहाँ बंद करते हैं? भागलपुर के सेंट्रल जेल में। अब उससे भी बड़ा कैदी होगा, जिला न्यायालय से भी सफरेगा नहीं, तो कोर्ट को कहाँ ट्रांसफर करेगा? हाई कोर्ट। उससे भी बड़ा केस हो तो कोर्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अधीनस्थ न्यायालय। मतलब दादाजी, पापा, बेटा। दादाजी जो बोल दे सब मानेगा, दादाजी से बढ़ के कोई नहीं। और इसका बेटा ये, मतलब इसका पापा ये, इसका पापा ये, सीधा समझ लीजिए। तो मेन सर्वोपरि कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर सुना दे दिया सजा तो फिर आप कोई कोर्ट जा सकते नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे तो क्या है? सर्वोपरि है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कौन सा व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। हमारे भारत में जो न्यायपालिका है, मतलब इसके अंडर ये, इसके अंडर ये, मतलब इसका ऊपर ये, इसका ऊपर ये, मतलब सबका हस्तक्षेप है ना इसके ऊपर, सबका हस्तक्षेप है ना। सुप्रीम कोर्ट का सबके ऊपर हस्तक्षेप है, कंट्रोल है। इसी को बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। हमारे देश में भी है। केंद्र का हस्तक्षेप है कि नहीं राज्य पे? केंद्र का हस्तक्षेप रहता है कि नहीं राज्य पे? राज्य पे रहता है। कैसे नहीं रहता है? राष्ट्रपति अपना अपना एगो राज्यपाल नियुक्त करता है ना हर राज्य में, और कोई भी कानून राज्य में हो या केंद्र में हो, राज्य में अगर कोई कानून बनेगा, अगर विधानसभा पास कर दे, विधान परिषद पास कर दे, जब तक राज्यपाल सिग्नेचर नहीं करेगा कानून बनेगा ही नहीं। और वो राज्यपाल किसका व्यक्ति होता है जानते हैं? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति केंद्र का है। तो केंद्र अपना एगो प्रतिनिधि भेजा ना राज्य में, भेजा कि नहीं? राज्य में भेजा तो राज्य में भी उसका हस्तक्षेप है अथवा या नहीं? तो संघीय व्यवस्था नहीं है कि नहीं है? संघीय व्यवस्था हमारे देश में भी। और संघीय न्यायालय का भी स्थापना किया गया कब? 1935 के अधिनियम के तहत। इसी 1935 के अधिनियम में लिखा गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और उसी अधिनियम के तहत 1937 में भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में कहाँ में? दिल्ली में। कहाँ में स्थापना की गई? दिल्ली में। यही कहता है इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। किसको समाप्त कर दिया? भारत परिषद। एवं विवादों को निपटारा के लिए संघीय न्यायालय की क्या की कर दी गई? स्थापना की गई। और अंतिम न्यायालय नहीं था। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन था? प्रीवी काउंसिल था। मतलब अभी अपीलीय न्यायालय हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय में प्रीवी काउंसिल था। मतलब अंग्रेजों का मेन लीडर जो होता था वो था बर्मा। इसी अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार को क्या किया गया? भारत से अलग किया गया 1937 में। इसी अधिनियम के तहत बर्मा देश को भारत से क्या किया गया? अलग किया गया। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पढ़ना और इसी का आगे काम है। इसी अधिनियम के तहत भारत में 11 राज्य का स्थापना किया गया। कितना राज्य का? 11 राज्य का स्थापना किया गया, जिसको बोलते थे 11 प्रांत। वही बोलता है प्रांतीय विधानमंडल का क्या किया गया? विस्तार किया गया। 11 राज्य का स्थापना किया गया। और अंग्रेजों ने बोला हम 11 राज्य में क्या स्थापित करेंगे? विधान मंडल स्थापित करेंगे। अब विधान मंडल क्या भला चीज है? सुनिएगा। विधान मंडल, विधान मंडल हमारे राज्य आप जानते होंगे, थोड़ा सा अगर राजनीति आपको पता होगा तो आप जानते हैं हमारे देश में आपके विधानसभा में एगो विधायक होगा कि नहीं? सबके एरिया में विधायक होता है कि नहीं होता है? सबके एरिया में कोई ना कोई विधायक होगा। ऐसा ऐसा सबका विधानसभा है अपना अपना। ऐसा ऐसा हमारे बिहार राज्य में 243 को विधानसभा है। और हर विधानसभा से एक एक व्यक्ति क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इसका चुनाव होता है। चुनाव होके जिस बिल्डिंग में बैठता है जाके पटना में, उस बिल्डिंग का क्या नाम है? विधान सभा। विधान सभा, जिसको बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA बन गया। अब ये व्यक्ति हर विधानसभा से चुन के गया कहां? पटना। कहां चुन के गया? पटना। और पटना में है विधान सभा। इसमें बैठेगा
अभी व्यक्ति क्या करेगा, आपके लिए कानून बनाएगा। ये व्यक्ति क्या करेगा, आपके लिए कानून बनाएगा। कोई सड़क होगा, नीतीश कुमार से कोई फंड लाना हो, वो सारा का सारा फंड आपका विधायक लाएगा और अपने क्षेत्र में क्या करेगा, विकास करेगा। नीतीश कुमार आपके विधानसभा का हर गली घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता है। और आपको गली में सड़क बनाना है, बिजली लाना है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है मान लीजिए, तो स्कूल बनाना, सारा का सारा काम किसका है? सरकार का है। सरकार का काम है। सरकार को ही बताएगा कौन कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है, तो सरकार को बताएगा। एक व्यक्ति को हम चुने जिसका नाम है विधायक, और वो बैठता है पटने में, उस सरकार को बोलेगा कि मेरे विधानसभा में स्कूल नहीं है, आप इतना पैसा दीजिए, हम एगो मिडिल स्कूल खोलेंगे। तो सरकार क्या करेगी, उसको पैसा देगी योजना के तहत, और सरकार क्या करेगी, उससे स्कूल खुलवाएगी। तो और इसका कोई काम है नहीं। इस सब व्यक्ति जाएगा, आपके लिए कानून बनाएगा। आपके लिए क्या करेगा, कानून बनाएगा। आपको लगता होगा कि जैसे बिहार सरकार दारू बंद किया ना, मद निषेध का कानून अभी सबसे ज्यादा जोर शोर पे, सबसे ज्यादा हाईलाइट है मद निषेध का कानून। तो क्या लगता है नीतीश कुमार का मन हुआ तो ऐसा किया? नहीं, पूरे बिहार की जनता का मन हुआ तब नीतीश कुमार ऐसा किया। तो नीतीश कुमार ने कैसे जाना कि बिहार की जनता का मन हुआ? काहे कि विधानसभा में 243 को जो आदमी था ना, 243 में से आधा आदमी बोला कि शराब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और 243 व्यक्ति को चुना कौन है? हमारे बिहार की जनता ने। हम जिसको चुन के भेजे जाओ तुम ये चीज बोलना, वो व्यक्ति जाके बोला वहां, तो मतलब किसने बोला ये बात? नीतीश कुमार को। और प्रत्यक्ष तौर पे, और प्रत्यक्ष तौर पे कौन बोला? जनता ने बोला। जैसे हम सब चुन के भेज दिए किसी एक व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जाके वहां झूठ साथ जो बोले उसका अलग बात है, वो आपका गलती था, आपने गलत आदमी को चुना। यहां से किसी व्यक्ति को चुन के भेज दिए, वो व्यक्ति आप सब के बारे में बोला सर ऐसे ऐसे बात है, नोट्स का बड़ी हल्ला है, नोट्स अभी तक मिला है नहीं। समझ गए? अब मेरा काम हो गया, हम दे चुके हैं सर से, अब सर से जानिएगा। समझ गए? है उनसे पकड़िए, हाँ वही जो लेट कर रहे हैं। समझ गए? सुनिए, तो क्या है आपका, मान लीजिए एक व्यक्ति जाइएगा ना, एक व्यक्ति इतना हम चुन लिए, तो हर विधानसभा से एक एक व्यक्ति चुन लेता है, और सब व्यक्ति जाके बैठता है कहाँ में? पटना में। उसी को बोलते हैं, जिस बिल्डिंग में बैठता है उसको बोलते हैं विधान सभा। तो विधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। तो ये सब तो पहले था नहीं, जनता का चुनाव प्रति लोकतंत्र नहीं है, तो ये सब कहां से करेगा? तो भारत में सबसे पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत सबसे पहले हमारे बिहार भारत देश में 71 राज्य का स्थापना किया गया, 11, और बोला हम क्या स्थापना करेंगे? विधानसभा विधानमंडल का क्या करेंगे? स्थापना करेंगे, विधानमंडल का स्थापना करेंगे। और इसी अधिनियम के तहत 11 राज्य का गठन हुआ, और 11 राज्य में अपना अपना क्या गठन हुआ? विधानसभा गठन हुआ। क्या गठन हुआ? विधानसभा विधानमंडल गठन हुआ। देखिए, अगर अभी पेचीदा कीजिएगा, एक तो ऑलरेडी पकड़ में आ नहीं रहा, इसको रुक के थोड़ा सा, एक तो ऑलरेडी पकड़ में आ नहीं रहा, विधानमंडल होगा, ऐसा प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। और हमारे राज्य में कितने, हमारे देश में कितने राज्य का स्थापना किया गया? 11, और 11 राज्य में क्या स्थापित किया गया? विधानमंडल। विधानमंडल स्थापित किया गया, और इनमें से 6 विधानमंडल को क्या बनाया गया? 2 स्तरीय। वही 2 स्तरीय, एगो विधानसभा और एगो विधान परिषद है। और मात्र 5 गो को एक ही रहा, 5 में क्या रहा? सिर्फ विधानसभा, और 6 गो में दोनों रहा, विधानसभा और विधान परिषद। अब कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इस चैप्टर में बताएंगे। बाकी इतना समझिए आप, ये 11 गो में 6 गो में द्विस्तरीय, कौन सा स्तरीय? द्विस्तरीय विधानसभा का विधानमंडल का गठन हुआ। और 5 गो में क्या हुआ? 5 गो में मात्र हुआ आपका 1 स्तरीय। वही कहता है, इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारत में रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। कब? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935
1935 को इसी अधिनियम के तहत भारत में किसका स्थापना किया गया? स्थापना किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसको आप कहते हैं आरबीआई। तो आपसे पूछेगा आरबीआई का स्थापना किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। इसने दलित जातियों, महिला और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। बोला दलित को लिए अलग निर्वाचन और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन 1909 का, ईसाई आंग्ल भारतीय सिख के लिए अलग निर्वाचन कौन सा? 1919। और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन कौन सा अधिनियम? 1935। मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या को मत का क्या मिला? अधिकार मिला। मतलब भारत के जितने भी जनसंख्या थे 10% ही आदमी क्या डाल सकता था? वोट डाल सकता था। क्या डाल सकता था? वोट डाल सकता। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग या 2 से अधिक राज्यों में संयुक्त सेवा आयोग, सीधा का सीधा समझिए, केंद्र में यूपीएससी का स्थापना हुआ था, राज्य में भी लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ, जैसे बिहार का बिहार बीपीएससी, झारखंड का जेपीएससी। हर राज्य में अपना अपना लोक सेवा आयोग और केंद्र का अपना लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसमें? इसमें 1935 के अधिनियम के तहत। और 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 ईस्वी में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 ईस्वी में क्या हुआ? चुनाव संपन्न हुआ। ये सब भूल जाइए, आइए डायरेक्ट चुनाव पे। इसी में 11 प्रांत का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? 11 प्रांत का गठन किया गया। तो प्रांत में सरकार तो बनेगी ना, प्रांत में सरकार बनेगी कि नहीं? जैसे उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, अपने बिहार में जनता पार्टी और राजद का सरकार संयुक्त रूप से है, गठबंधन का सरकार है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, वहां पे किसका है? तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी उसी पार्टी की है ना, तृणमूल कांग्रेस का। पंजाब चले जाइए आम आदमी पार्टी का सरकार है। कर्नाटक चले जाइए आपको कांग्रेस की सरकार है। अब ये इधर बना है, आप जाते जाइए हर राज्य में अलग अलग सरकार है, अलग अलग मुख्यमंत्री है कि नहीं है? सेम वही कंडीशन है। 11 राज्य है, 11 राज्य में चुनाव करवाया गया। 1937 में अधिनियम कौन सा? 1935 के अधिनियम के तहत 11 राज्य में चुनाव हुआ विधानमंडल का। किसका चुनाव हुआ? विधानमंडल का, विधानसभा का। और 11 राज्य में सरकार बनना था। हमारे देश में पार्टी था उस समय में कांग्रेस, और बोला ये 11 राज्य में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टी भाग लेगी? भारत की राजनीतिक पार्टी लेगी। प्रांतीय स्वायत्तता दे रहा है, मतलब प्रांतों में अपना व्यक्ति शासन करेगा। प्रांतों में कौन व्यक्ति शासन करेगा? अपना व्यक्ति। प्रांतों में भारत की राजनीतिक पार्टी ही क्या करेगी? शासन करेगी, लेकिन केंद्र में नहीं, केंद्र में नहीं। तो प्रांतों में चुनाव करवाया गया 1937 के तहत। और प्रांतों में जब चुनाव हुआ ना 1937 के चुनाव में, जिसमें से कांग्रेस को 6 स्थानों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस को कितने स्थानों पर पूर्ण बहुमत? 6 स्थानों पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मतलब कांग्रेस 6 राज्य में, 11 में, 6 राज्य में अकेले सरकार बना लिया। पूर्ण बहुमत क्या होता है समझिएगा थोड़ा सा। पूर्ण बहुमत और गठबंधन क्या होता है पहले इसको समझिए लीजिए आज। तो फिर देखिए अब क्या है, आप जानते हैं हमारे बिहार राज्य के विधानसभा में कितना सीट है? 243 सीट है ना। 243 को विधायक चुन के जाएगा हमारे विधानसभा में, 243 को। अब जानते हैं हमारे भारत राज्य में, बिहार राज्य में एगो पार्टी है राजद, लालू यादव वाला पार्टी है कि नहीं? एगो है जनता दल यू, तीर छाप है जनता दल यू, जनता दल यू है तीर छाप। फिर एक पार्टी है भाजपा, है कि नहीं? भाजपा पार्टी नहीं, भाजपा पार्टी है। उसके बाद है कांग्रेस। एक पार्टी कौन सा है? और एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। कौन सा आती है? लोक जनशक्ति पार्टी। और एक पार्टी इसी को बोलते हैं लोजपा ने जी। यही समझिए 5 पार्टी है। राजद है, जनता दल यू है, भाजपा है, कांग्रेस है, लोक जनशक्ति पार्टी है। 243 सीट का चुनाव होना था और 243 सीट पे अपना अपना विधायक खड़ा किया। किसने? इस राजद, जनता दल यू, भाजपा, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी। तो जीतेगा तो एक ना कोई है। मान लीजिए इस 243 में 80 गो सीट ला लिया कौन? राजद। 70 गो सीट ला लिया जनता दल यू।
और लगभग 40 से 45 गो सीट ला लिया कौन, 50 सीट रखिए, 50 से 65 सीट ला लिया मान लीजिए भाजपा। बाकी जो बचा ला लिया E20, बाकी जो बचा शेष ला लिया कौन, लोक जनशक्ति पार्टी। 80 सीट राजद, जनता दल यू 70, मतलब 80 को विधायक जीता किसका, राजद का, 70 को जीता किसका, जनता दल यू का, 65 को जीता भाजपा का, 20 को जीता कांग्रेस का, लोक जनशक्ति पार्टी का, जो बचा सीट जीता, इतना को मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, ये 243 में से सरकार कौन बनाएगी बिहार राज्य में, जिसको 243 के आधा से अधिक सीट प्राप्त होगा, आधा से अधिक, और 243 का आधा होता है 121.5, और इसका आधा अगर कर दें मोटे तौर पे, आधा आदमी तो होगा नहीं, 122, मतलब जिस पार्टी को 122 सीट मिल जाएगा वो पार्टी सरकार बनाएगी, बनाएगी कि नहीं। जिस पार्टी को 122 सीट मिल जाएगा, जिस पार्टी का विधायक 122 सीट ला लेगा, वो पार्टी क्या करेगी, बिहार राज्य में अपना सरकार बनाएगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, अपना उप मुख्यमंत्री बनाएगा, अपना कैबिनेट चलाएगा, सब चीज चलाएगा। मतलब बिहार में शासन कौन पार्टी करेगा, जो पार्टी का 122 गो विधायक हो। इसमें है एको गो, इसमें है एको गो नहीं करना है। इसमें एक भी पार्टी का 122 नहीं है। इसमें किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ नहीं हुआ, किसी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ नहीं। अगर अकेले लालू यादव का पार्टी 126 सीट ला लेता तो लालू यादव का पार्टी कहलाता कि लालू यादव पार्टी बिहार राज्य में पूर्ण बहुमत से अपना सरकार क्या कर ली है, बना ली है। जैसे हमारे देश में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश में पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार मतलब चाहिए 272 और नरेंद्र मोदी 300 से प्लस सीट लाए हुए हैं अकेले, भाजपा पार्टी अकेले जीता है। हमारे भारत में लोकसभा है ना, लोकसभा में कितना सीट, 543, 543 के आधा से अगर एक अधिक जो ला लेगा जो पार्टी, वो पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाएगी कि नहीं, और वो अकेले सरकार बनाएगी ना। और इसका आधा लगभग 272 होता है, और 272 से ज्यादा लाया है कौन, भाजपा पार्टी। भाजपा पार्टी लाया है लगभग 300 से प्लस। अब बताइए कि पूर्ण बहुमत भाजपा है कि नहीं, केंद्र में पूर्ण बहुमत में है ना। इसको किसी का सहारा लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा। अब इस कंडीशन में आइए, इस कंडीशन में एक को भी पूर्ण बहुमत है नहीं है। अब नीतीश कुमार राजद के पास 80 है, राजद वाला पार्टी लालू यादव जाएगा नीतीश कुमार के पास, बोलेगा भैया तुम मिल जाओ हमसे, हमसे क्या करो, गठबंधन करो। शादी वाला गठबंधन देखे हैं, लड़का के तोलिया में लड़की का चुन्नी बांधते हैं, बांधते हैं ना, नहीं बांधते हैं, उसी को बोलते हैं गठबंधन। गठबंधन किया, क्या किया, गठबंधन किया। लालू यादव आया इसके पास, बोला हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, और हम दोनों जब हाथ मिलाएंगे तो मेरा 80 तुम्हारा 70, कितना हो गया 150, और चाहिए कितना, तो ज्यादा ही मिल गया। तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार दोनों ने क्या किया, गठबंधन करके बनाया। तो गठबंधन समझे। अब मान लीजिए नीतीश कुमार लालू यादव मिल के सरकार चला रहा था, लालू यादव का बेटा मनमानी करने लगा, नीतीश कुमार को मनने देने लगा। नीतीश कुमार बोला रुको अभी तुमको बताते हैं। बोला तुमसे जो गठबंधन किए थे वो गठबंधन खोलते हैं। अब क्या करते हैं, गठबंधन खोलते हैं। वो गठबंधन खोल के गठबंधन जोड़ लिया किससे, भाजपा से। अब देखिए 70 इसको, 65 इसको, तो कितना हो गया 100, और चाहिए था कितना 100, तो ज्यादा तो हो गया, ज्यादा हो गया ना। अब फिर भाजपा वाला नीतीश कुमार को तंग करने लगा, और फिर भाजपा से करके बदल के क्या किया, वो राजद से जाके मिल गया। बात को समझे, यही हमारे बिहार की राजनीति अभी है। अब नीतीश कुमार से जाके मिला लालू यादव से, लालू यादव को बोला, लालू यादव बोला मेरा दोनों बेटा को मंत्री बनाओगे, एगो को उप मंत्री, एगो को क्या बनाओगे, पर्यावरण मंत्री। बोला तो होगा बड़के शिष्ट,
लेकिन बोला नहीं वो सब सीट संभाल पाएगा नहीं, बना दो पर्यावरण सब मंत्री। समझ गए? जंगल में वीडियो बनाते रहेगा, समझ गए? तो आप लोग जात पे नहीं जाइएगा, जात पे नहीं जाते हैं? वैसे अगर जात पे जाइएगा तो हम भी उसी जात के हैं। कौन जात के? हम जात बोले? हाँ तो आप समझे, आपको क्या लगा? आपको लगा लालू यादव वाला पार्टी दिख रहा है आपको? हैं? लालू यादव वाला पार्टी तो गमछा लेके आते, समझ गए? कोई पार्टी नहीं, सीधा का सीधा एक ही पार्टी है, वो लोग पार्टी है भारतीय। कौन सा पार्टी है? भारतीय पार्टी है, समझ गए? भारत का जो हम देखिए नरेंद्र मोदी का करते हैं अच्छा बात, अच्छा चीज होता है उसका करते हैं ना, जहाँ गलत होता है वहां बोलते हैं गलत। सीधा का सीधा बात एक ही है, अगर गलत है तो आप गलत भी हैं, सही है तो सही है। लालू यादव का बड़ाई नहीं किए हम किसी दिन क्लास में, किए हैं कि नहीं किए हैं? रेलवे का बात कर रहे थे, मुनाफा का बात किए थे, बड़ाई याद है? तो सिंपल सी बात है, जो आदमी अच्छा है, जहां गलत किया हम जज वो करेंगे, समझ गए? सही तो सही, गलत तो गलत। बस हमको जातिवाद पक्षपात में जाना है ही नहीं। आप इतना बात समझिए सिर्फ। तो क्या किया नीतीश कुमार बीच में सब गेम खेलते रहता है हमारे बिहार राज्य में। क्या करते रहता है? बिहार में गेम करते रहता है, कभी ई से जाके मिलेगा ई से, और राजद कभी भाजपा से मिलने का प्रयास करता है नहीं। अगर जिस दिन राजद भाजपा से मिला बीच से निकल जाएगा, काहे कि यही स्कोर फेरबदल करते रहता है, समझ गए? कभी उससे और कभी इससे। तो इसी को अब गठबंधन करके किया तो गठबंधन की सरकार है, और अगर पूर्ण बहुमत अकेले आधा से अधिक सीट ला लिया है तो उसका पूर्ण बहुमत सरकार है। जिसका पूर्ण बहुमत सरकार है उसको किसी से पूछने का जरूरत है? किसी के सामने झुकने का जरूरत है? नहीं। अब देखिए जिसका पूर्ण बहुमत का सरकार है, अब सब कानून अपने से पास करवाएगा। मान लीजिए कोई कानून बनाएगा, उसका 122 से अधिक विधायक अपना है, सबको बोल देगा, सबको सिग्नेचर कर देगा, तो विधानसभा से पास होगा ना? वो पास होगा कि नहीं? पास हो जाएगा ऑटोमेटिक, काहे सब उसका अपना विधायक है। अब गठबंधन करके करेगा, हो सकता है उसका 2-4-5 गो विधायक। अब क्या होता था जानते हैं? लफड़ा समस्या होता था। जैसे मान लीजिए इसको 135 गो हुआ ना, ये दोनों मिल के समझ लीजिए नीतीश कुमार और भाजपा मिलके 135 गो सीट बना लिया। इसको ज्यादा सीट क्या हुए? 122 से ज्यादा क्या हुए? 13-14 गो लगभग, 13-14 गो मान के चलिए। इसका अगर 14 गो विधायक को लालू यादव किडनैप कर ले, समझ गए, लेके भाग जाए, तो इसका सरकार गिरेगा ना? गिरेगा कि नहीं? लालू यादव क्या करता था, सब पार्टी का बात कर रहे, बड़ा पार्टी जो दबंग पार्टी है, उसका 12-15 गो विधायक के परिवार को किडनैप किया, बोला तुम सीधा वहां जाकर बोलेगा हम इसको वोट नहीं देंगे, नहीं तुम्हारे परिवार को मार देंगे। इससे जानते हैं क्या होता था? इससे बार बार सरकार बदलते रहता था, सरकार तंग आ जाता, यही चलते रहता था, देश का विकास कुछ नहीं, यही चलते रहता था। तब आया कानून, दल बदल अधिनियम कानून 1985 ईस्वी में, बोला दल नहीं बदलोगे, समझ गए? बाकी क्या है दल बदल कानून, आगे पढ़ेंगे, इसी को समझे ना। वही 11 गो प्रांतों में जब राज्य में चुनाव हुआ तो आप 6 राज्य में, कितने राज्य में? 6 राज्य में पूर्ण बहुमत से जीता। कौन जीता पूर्ण बहुमत से? कांग्रेस जीता। और 2 अब नहीं बताएंगे पूर्ण बहुमत क्या है, गठबंधन क्या है, इसीलिए समझाए। देखिए यही लिखा है, जिसमें कांग्रेस को 6 स्थानों में क्या मिला? पूर्ण बहुमत। असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की क्या मिली? मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार वही गठबंधन वाली। कैसी सरकार बनी? मिली जुली। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाया। किसने बनाया मिलके? यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने। बंगाल में कृषक प्रज्ञा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाया। और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग पूर्ण बहुमत से क्या हुआ? जीता था। मतलब 6 सीट पे कांग्रेस क्या किया? सरकार बनाया पूर्ण बहुमत से। 2 सीट पे सरकार बनाया मिली जुली गठबंधन से, तो 8 सीट तो कवर हो गया। बचा क्या गो राज्य? 3 गो। 3 राज्य में एगो मुस्लिम लीग अकेले सरकार बनाया, कहां में? सिंध में। नहीं जी, सिंध में मुस्लिम लीग। फिर एगो बचा बंगाल और पंजाब।
बंगाल में एगो पार्टी था कृषक प्रज्ञा पार्टी और मुस्लिम लीग, दोनों गठबंधन करके सरकार बना लिया, अभी तुरंत बताएं गठबंधन। और पंजाब में भी यूनियनिस्ट पार्टी था एगो, और यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल के क्या किया, सरकार बनाया। और पूरा का पूरा 11 गो राज्य में से 8 गो राज्य में सरकार किसका बना, कांग्रेस का सरकार बना। और कांग्रेस का सरकार बनने के बाद प्रांतों में अपना अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। इसी में हमारे बिहार प्रांत से कांग्रेस का सरकार बना था। हमारे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। इसी के तहत सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे प्रांत का श्री कृष्ण सिंह। इसी चुनाव के माध्यम से जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब ये बात कर रहे हैं हम। और आप जानते हैं इसी के तहत बिहार राज्य से अलग हुआ था 1936 में उड़ीसा। 1936 में क्या अलग हुआ था, उड़ीसा। और हमारे बिहार से सबसे पहले मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह। ऐसा ऐसा ढेरी राज्य है, सब बने धीरे धीरे, सब राज्य में अपना अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। शासन प्रशासन चल रहा था बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से। प्रांतों में क्या हुआ, अब राज्य में क्या हुआ, देखिए राज्य में सरकार बन गया किसका, भारतीय का। और केंद्र में बैठा कौन था, अंग्रेज। केंद्र में बैठा कौन था, अंग्रेज। यही कहा अब प्रांतों को स्वायत्ता दिया, प्रांतों में स्वायत्ता दिया कि नहीं। प्रांतों में शासन करने वाला कौन व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति है। तो प्रांतों में स्वायत्ता है, प्रांतों में स्वायत्ता है, लेकिन केंद्र में स्वायत्ता है नहीं है। केंद्र में कौन बैठा है, अंग्रेज। यही कौन सा अधिनियम कहता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक चीज जानते हैं, पॉलिटी सिर्फ शब्दों का गेम है। अगर शब्द समझ लिए ना, पॉलिटी समझ लिए, और अगर शब्द नहीं समझे तो पॉलिटी नहीं समझ में आएगा। और गौर से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा सब चीज आपको पकड़ में आएगा नहीं। और बीच में अगर छोड़ दिए तो उसका मेरे तरफ से लीजिएगा मेडल, नहीं समझने का, समझ गए। उसको तो पक्का समझ में आएगा, सीधा का सीधा बोर लगेगा, लगेगा इससे मास्टर पगला गया है, इसको कुछ दवाई वगैरह का जरूरत है, समझ गए, कुछ से कुछ बके जा रहा है, समझ गए। ऐसने लगेगा, ऐसने आपको फील होगा, समझ गए। तब आप मोबाइल निकालिएगा, समझ गए। उसके बाद वो नहीं निकालिएगा तो दूसरा निकाल लीजिएगा और उसमें आंसर मारिएगा, आंसर देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर का टिक मारिएगा, समझ गए। हम देखते हैं ना, निकालते आंसर मारे जा रहे हैं, हम पढ़ाए जा रहे हैं, वो आंसर में टिक मारे जा रहे हैं। जब आंसर दिया है इसमें टिक मार के आप क्या पावर कर लीजिएगा, आंसर दे लेना जी, उसको याद ना कीजिएगा, अब टिक मारे जा रहे हैं, समझ गए। अजीब है, टिक मार के क्या, टिक मार के कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। सुनिए, और वो भी मारे बिना पढ़े मारे जा रहा है। ये लिखा बट से ये बगल सी, क्वेश्चन में ये कर रही है क्या है, इधर 62 नंबर बी, 67 नंबर सी, कुछ याद होगा। चलिए हाँ, अगर पढ़ के बनाते हैं ना, एक मन होता है चलिए बना रहे, उसका आंसर हमको याद हो रहा है, पढ़ना नहीं है बस, समझ गए। इससे बेहतर है कि आपको टीके मारना है तो घर में बैठिए, एक बार पढ़िए, क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो लगे हो तो आंसर उल्टा के देखे फिर मारे। बात को समझे, पढ़ने का ये तरीका होता है, पढ़ने का तरीका ही होता है। मतलब आप पहले बनाइए, जो बना बना ठीक है, नहीं बना उसका आंसर देखिए, तब नहीं फायदा। आपको इस चीज का अंदाजा भी लगेगा हम इतना जानते हैं, न एक को नहीं जानते हैं, कम से कम पढ़ के मारिएगा ना, सबसे पहले दिमाग में आएगा, चारों ऑप्शन पे आप गौर कीजिएगा, ई होगा ई होगा, फिर आपके दिमाग में आंसर देख के क्लिक कीजिएगा, ई होगा, तब वो याद रहेगा आपको, समझ गए, तब याद रहेगा आपको। दिमाग अचानक चीज याद रखता है रैंडम। तो पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलिए, हम देखते हैं बोलते हैं, समझ गए। आज टाइम मिला, मौका है, बोल दिए, समझ गए। चलिए क्या है सुनिए, कौन मारते हम नौ में जानते हैं, समझ गए, और सब मारते हैं। 11 में 6 सरकार, 6 राज्य में सरकार बन गया किसका, कांग्रेस का। और राज्यों में सरकार चलने लगा, सुनिएगा 28 माह तक सरकार चलाया कांग्रेस, सब राज्य चल रहा था। प्रांत में यानी राज्य जो था, राज्य में शासन चल रहा था, राज्य भारत सरकार का, भारत के लोगों का, और केंद्र में शासन चल रहा था अंग्रेजों का। सब चीज अच्छे से चल रहा था, आराम से मस्ती से। भारत सरकार भी को भी कुछ थोड़ा अधिकार मिल गया था, कम से कम भारत के देश के लोग राज्य में तो शासन चला रहे थे। केंद्र में कुछ चीजें पे अधिकार मिल गया तो कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा हुआ,
समझ गए, सब चीज सही से चल रहा था। आरबीआई का स्थापना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर दिया। अब जहां सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय न्याय देने वाला हो, भारत को लगा ठीक ठाक है, चल रहा है। इसी बीच में वो बड़ा सा बम गिरा, बड़ा सा बम गिरा। क्या जानते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 1939 में 2 सितंबर को। सब चीज चल रहा था, इसी बीच में नहीं कहते हैं भारत को आजादी। देखिए हम लोग तो संघर्ष किए हैं, लेकिन अंग्रेज हम लोगों से इतना ज्यादा चतुर था। जैसे भारत के लोग हमसे हमसे लड़ने लगता था ना, भारत के लोग जब अपने आजादी को लेकर लड़ने लगता था तो अंग्रेज निकाल के रखता था पॉकेट में। जैसे मान लीजिए आपको जरूरत है 20,000 का, आप अपने पापा से मांग रहे हैं 20,000, जरूरत है एट ए टाइम, और आपके पापा महान है, चालू है। तो जैसे ही आप ज्यादा तंग करने लगे ना, तो पापा तुरंत 2,000 निकाले, दे दिए। 18,000 अपने पास ही रखे हैं, है उसके पास पैसा, आपको दिए कितना? 2,000। फिर 2,000 दिए तो आपको थोड़ा सा ठंडक मिलेगा, थोड़ा शांत होइएगा। फिर कुछ दिनों बाद फिर हल्ला करने लगे, फिर आपको 2,000 निकाल के दिया। फिर आप कुछ दिन शांत रहे, फिर हल्ला करने लगे, अगली बार 5,000 दिया। ये जानते हैं 2,000 5,000 क्या है? अधिनियम है। ये क्या है? अधिनियम है। पहला बार अधिनियम बना के भेजा, लोगों को लगा कि कुछ मिला, फिर हल्ला करने लगा 10-20 साल में। फिर उसको एक थोड़ा सा सुधार करके देखो, वो नहीं ई भेज रहे तुमको, देखो ये नया चीज देखा। फिर 10-20 साल शांत रहा भारत का लोग, फिर हल्ला करने लगा, फिर अधिनियम अगला बना के भेजा। इसको समझिएगा। और अंग्रेज ऐसे से शासन करता, देख रहे शुरू से शासन करते आ रहा था, अब क्या क्या प्रांतों में धीरे धीरे शासन देने लगा ना, और केंद्र में अपने रह गया। उससे भी नहीं हुआ, देखा भारत के लोग और हंगामा करते, बोला औपनिवेशिक राज का दर्जा देते थे, बोला औपनिवेशिक राज में लोगे प्रांतीय स्वशासन ले लो। अंग्रेज बड़ी चालू था। आजाद तो होते अलग बातें हैं, लेकिन लेट लगा था। और विश्व का घटना ऐसा घटित हुआ जो अंग्रेज भी मजबूर हो गया कि आजाद करिए दो। और हमारे देश के आजादी के जो लोग लड़ने वाले थे सबको तो निपटा दिया ही था, जो कठोरता पूर्वक था निपटा दिया था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सब तो भगत सिंह, सबको निपटा दिया था। बचे को थे कौन? अब बचे थे सब संत प्रिय नेता, सब महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, क्या कहते हैं इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक उनका नाम, समझ गए? तो इस सारा का सारा सब बचे थे लगभग शांति प्रिय। मेन नेता जो लड़ने वाला था, जो अंग्रेजों को मारता था, वो सब मरते थे, उसको मार दिया था। सब बता था लगभग नरम दल का, इशारा का सारा अंग्रेज कर देता। और बीच में हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का। 1937 में चुनाव हुआ, राज्य में सरकार चलाने लगा। 1939 में 2 सितंबर का दिन याद रखिएगा, कोई को बुक लिखता 1 सितंबर या 2 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों को लगा, समझ गए, कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, बिहार भारत राज्य में, भारत देश में हम प्रांतों में स्वायत्त दे ही दिए, ये सब तो मेरा सपोर्ट करेगा। सब पार्टी कांग्रेस को दे दिया, 8 राज्य में सरकार बनाने के लिए बोला, कांग्रेस तो मेरा ही आदमी है, टेंशन क्या है, समझ गए? भारत के पार्टी से, भारत का जो भी पार्टी था, जितने भी राज्य थे, सब राज्य के पार्टी से बिना अनुमति लिए कांग्रेस घोषणा करता है कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे तरफ से क्या करेगा? लड़ेगा। घोषणा कर दिया बिना पूछे। कांग्रेस सब पार्टी बोला, भैया हमसे पूछा नहीं है, तुम शामिल कर दिया। बोला तुमसे पूछते क्या बे, तुमसे पूछते क्या, हम तुमसे क्या पूछते? बोला नहीं पूछिएगा। बोला नहीं। बोला सब शामिल, सब सेना चलो। कांग्रेस बोला एक भी सेना नहीं जाएगा, पहले बार धोखा दे चुके हैं प्रथम विश्व युद्ध में हमको। बोले थे मिला हमको कुछ नहीं। प्रथम विश्व युद्ध में बोला था ना कि साथ दीजिए लोकतंत्र स्थापित कर देंगे, और किया था कुछ नहीं। एक अधिनियम बना के भेजा था 1919 का अधिनियम। बोला इस बार गलती हम करेंगे नहीं। महात्मा गांधी बैठे बैठे दिमाग चला रहे हैं, नहीं कोई उपाय नहीं है, शांत रहो बस। सब बस शामिल जैसे किया ना जबरदस्ती, बोला सब जितने भी पार्टी राज्य के हो ना, सब इस्तीफा दे दो। जितने भी शामिल किया, जितने भी राज्य का पार्टी था, कांग्रेस 28 माह शासन करने के बाद अपने पार्टी से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोला नहीं करना है तुम्हारा प्रांतीय स्वशासन, नहीं चाहिए हमको।
नहीं चाहिए हमको राज्य में अपना सरकार, और इस्तीफा दे दिया सब कांग्रेस का पार्टी, और बोला द्वितीय विश्व युद्ध में हम बिल्कुल सम्मिलित नहीं होंगे, किसी भी हर हालत में शामिल हम होंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। पूरा का पूरा विश्व में न्यूज फैला कि भारत के लोगों ने ऐसा, भारत की सरकार ने ऐसा कर दिया। तो पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध में वही था, मित्र राष्ट्र था और धुरी राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में शामिल था जापान, सब चीज था। तब अंग्रेजों को लगता ऐसे मानेगा नहीं। उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो 1940 में, और 1940 के अगस्त महीना में अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव भेजा भारत के लोगों को, जिसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। बोला लेके जाओ। आया भारत के पार्टी के सामने, बोला देखिए सरकार क्या क्या लिखा है। बोला क्या क्या लिखा है? बोला लिखा ये है कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, बदले में हम आपके क्या करेंगे, औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। कौन सा राज्य का दर्जा देंगे? औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। दूसरा, आपके लिए हम संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। आपके लिए हम किसका निर्माण कर देंगे? संविधान सभा का। आपके देश का अपना संविधान होगा जो आपके नागरिकों के हित की बात करेगा, हित का बात करेगा, और औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। आया और दिया, जवाहरलाल नेहरू पढ़ा, महात्मा गांधी पढ़ा। बोला वाह अच्छा चीज दिया है। बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। अब अंग्रेज मजबूर था और हम लोग क्या थे? हावी थे। और बोला लो तुम्हारी इस अगस्त प्रस्ताव के बदले में हम एक सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। उस सत्याग्रह का नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और अक्टूबर 1940 में विनोबा भावे, कौन? विनोबा भावे के द्वारा महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के किस आश्रम से? पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या की गई? शुरुआत की गई। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। बोला हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। बोला व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या? बोला हम खुद जेल चले जाएंगे, टेंशन नहीं लो। हम क्या करेंगे? खुद जेल चले जाएंगे, जेल के बाहर रहेंगे, तब ना तुम बोलोगे चलो वहां युद्ध लड़ने। हम सब जेल जाएंगे, चलो जेल। तो सत्याग्रही बन गया सब कोई। बोला कि साथ तो देंगे नहीं। इस सब इससे क्या होता था? आप देखिए इससे होता क्या था? आप जानते हैं पूरे विश्व में विश्व दो खेमे में बटा था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र के तरफ ब्रिटेन था, मित्र राष्ट्र के तरफ अमेरिका था, मित्र राष्ट्र के तरफ फ्रांस था, मित्र राष्ट्र के तरफ ई सारा का सारा देश था। और इधर देश था जर्मनी, इधर देश था जापान, इधर देश था इटली, इस सारा का सारा देश इधर था। अब जर्मनी आक्रमण करता था इस पे और ई आक्रमण करता था इस पे। तो इधर था जापान, और जापान हमारे जस्ट बगले में था। जब ब्रिटेन के तरफ से अगर हम लड़ते तो हम पे आक्रमण करता कि नहीं? जापान करता अथवा या नहीं? अभी वर्ल्ड में अब दिखाते हैं आपको, तब समझ में आएगा। जापान जस्ट हमारे बगल में है। अब हम अगर लड़ रहे ब्रिटेन की तरफ से तो जापान हम पे मारता कि नहीं? बम मारता ना, हमारे देश को हानि होता ना। महात्मा गांधी बड़ी दूरदर्शी आदमी था। बोला बिल्कुल नहीं, इसमें शामिल होना नहीं तो हमारे देश का आम जनता मरेगा। महात्मा गांधी का दिमाग देखिएगा, जहां तक आपका पहुंचता है ना उससे 3-4 लगा ऊपर से चलता है, समझ गए? 3-4, एक दो हाथ नहीं, मैं पहुंच ही नहीं पाएगा। सोच देखिए क्या आदमी का है, विजन देखिए, दूर का सोचना, उसी को बोलते हैं। दो आदमी दूरदर्शी होता है, आगे का सोच लेता है, वही व्यक्ति आगे निकलता है। अभी आप सोच लीजिए आगे का टेक्नोलॉजी क्या आने वाला है, आगे का सोच के अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए, करोड़ों आएगा आपके पास, बैठे बैठे खाइएगा। जो आदमी दूरदर्शी है वो कमाता नहीं है। जो आदमी दूर का देखता है वो पैसा कमाता थोड़े है। उसके पास सिर्फ 10 लाख चाहिए और वो आराम से सुबह सोता है, रात में सोता है, सुबह जगता है 8 से 9 बजे, फ्रेश हुआ, स्नान किया, ब्रेकफास्ट किया, अपना लैम्बोर्गिनी निकाला, कोई होटल गया, कोई रेस्टोरेंट में 1 बजे 2 बजे बैठ के 4 गो खाना ऑर्डर किया, आधा घंटा कंप्यूटर खोला, चलाया, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, आधा घंटा में 10-15 लाख कमाया, कंप्यूटर मोड़ा, फिर कार में बैठा, चले आया। ये है दूरदर्शी।
फटता मजदूर कितने नहीं, बस आधा घंटा बैठा 15 लाख डाल दिया झोली में। उसको पता है दूरदर्शी आगे आने वाला किस किस शेयर में पैसा आने वाला है। शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट उसी के लिए है जो दूरदर्शी है, जो आगे का सोच सकते हैं आप, आगे का फ्यूचर। और फ्यूचर सोच नहीं सकते, सही फ्यूचर सोच सकते हैं। सोच तो हम भी सकते हैं, समझ गए, सोच तो आप भी सकते हैं, लेकिन सही सोच सकते हैं तब। नहीं पता चला 10 लाख है, वो बचेगा 2 लाख, फिर किसी दिन बचेगा -2 लाख, किसी दिन बचेगा -10 लाख, समझ गए, और -10 लाख बस वो तो हो गया सत्यानाश। ये होता है। महात्मा गांधी दूरदर्शी आदमी थे। क्या हुआ, बोला कि महात्मा गांधी का आइडिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह करो, व्यक्तिगत सत्याग्रह करोगे तो पूरे विश्व में ये न्यूज फैलेगा कि अंग्रेज का विरोध तो खुद भारतीय कर ही रहा है, अंग्रेज का विरोध खुद भारतीय कर ही रहा था, भारतीय को काहे बमबारी उसके ऊपर। बात को समझे, बोला कि अंग्रेज का विरोध तो खुद कौन कर रहा है, भारतीय कर ही रहा है, मतलब किसका सपोर्टर हम हुए, जर्मनी का ना। बोला ये सब कभी आक्रमण करेगा भारत पे, नहीं। बोला जल्दी से करो, इस मामला करते ना, मामला जब तक द्वितीय विश्व चलेगा रुकना नहीं चाहिए। और सब ब्रिटेन का जितना भी सैन्य सब था, भारत ने साथ दिया नहीं, ब्रिटेन का जितना सैन्य था सब लगा हुआ था उधर फोकस करने के लिए, और इधर हम लोग तंग किए जा रहे थे उसको। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ, अंग्रेज फिर कुछ ने ज्यादा दिन ने रुका, 2 साल 1942 में अगला भेजा क्रिप्स मिशन। अगला क्या भेजा, क्रिप्स मिशन। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर देखा शामिल नहीं हो रहा, फिर अगले हाथ लगे हाथ भेजा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन। स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस 3 सदस्य था, तीनों सदस्य का एक कमीशन आया क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आया कहां, हमारे भारत, एक योजना लेके जिसको बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। भारत आया और भारत आके बोला कांग्रेस का क्या अध्यक्ष है, जल्दी मिलिए हमसे। तो तभी मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों गए क्रिप्स मिशन यानी स्टोफर्ड क्रिप्स से मिलने। बोला क्या क्या चाहिए आपको, बोला चाहिए बस वही स्वशासन, देश को आजाद करो, पूर्णतः स्वतंत्र करो और संविधान सभा का निर्माण करो। तो क्रिप्स मिशन बोलता है ठीक है करते हैं, क्या करते हैं, करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन दे देना चाहिए। ये बोला कौन, क्रिप्स मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू बोला कि ये सब आपको करना नहीं है, इसे हमारे देश का मामला है, किसको पृथक देंगे, किसको अलग से रखेंगे, मिला के रखेंगे, वो आप डिसाइड नहीं कीजिएगा, डिसाइड हम लोग देश करेंगे। तो क्रिप्स मिशन से ऐसा प्रतीत होता था क्रिप्स मिशन हमारे देश को बांटने की बात कर रहा हो। क्रिप्स मिशन पृथक निर्वाचन देने की बात कर रहा है, मतलब मुस्लिमों को क्या करने को सोच रहा है, अलग करने के लिए सोच रहा है, देश के बांटने की प्रथा उसमें लग रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला हम इस प्रस्ताव का, क्रिप्स मिशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हमको नहीं चाहिए आपका एक भी चीज, जाइए। ऐठ रहते तभी हम लोग नहीं करते हैं, जैसे लड़का का जॉब हो और लड़की कुछ ना हो, तो लड़का नहीं करता है, नहीं लड़का बोलता हो अभी घर नहीं बना है, घर बनेगा तब करेंगे। तो लड़की के पापा जाते हैं, बोलते हैं घरों बना देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, समझ गए। फिर बोलेगा मोटरसाइकिलों ने, क्या बोलेगा, मोटरसाइकिल में बोलेगा, फिर वो दे देते हैं, समझ गए। समस्या होता है, आप लोग भी हैं उसी तरह से, पता होगा। उसका नखरा कभी खत्म होता नहीं है, शादी के बाद भी नखरा रहता ही है, रूठ जाएगा, देव जाएगा ससुराल, खाएगा ही नहीं, बोलेगा काहे, बोला गच्छे ते अंगूठी नहीं दिए लोग 40-50 हजार का दो उसको। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, सुनिए। अगस्त प्रस्ताव जब आया, सुनिए, अगस्त प्रस्ताव आया, और अगस्त प्रस्ताव जब आया कब, अगस्त 1940 में। क्या था सुनिए, अगस्त प्रस्ताव में था कि आप क्या हो जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए, भारत के लोगों को बोला, इस्तीफा दे दिया था ना सब पार्टी ने। तो अगस्त प्रस्ताव में बोला आप जितने भी भारतीय हमारा साथ दीजिए दूसरे विश्व युद्ध में, और हमारा साथ दीजिएगा, हम आपको औपनिवेशिक राज का दर्जा देंगे। कल बताए थे औपनिवेशिक राज, डोमिनियन राज, औपनिवेशिक राज उसको बोलते हैं, यानी देश के अंदर का मामला आप देखिएगा
और देश के बाहर का जो भी जैसे रक्षा हो गया, युद्ध हो गया, व्यापार हो गया, इस सारा का सारा कौन देखेगा? विदेशी राज्य यानी ब्रिटेन वाला देखेगा। उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक राज्य। बोला हम औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देंगे। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने बोला, सब हमारे देश के पार्टी ने बोला हमको नहीं चाहिए औपनिवेशिक राज्य का दर्जा। तो अब औपनिवेशिक राज्य का दर्जा आपको नहीं चाहिए तो आप उसका विरोध कीजिएगा ना। तो विरोध कैसे कीजिएगा? तो उसी का विरोध करने के लिए, ताकि मीडिया में दिखाने के लिए हम अगस्त प्रस्ताव का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या किए? एक सत्याग्रह का प्रारंभ किए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या करता था? सब व्यक्ति स्वतः जेल जाता था, बोलता हमको जेल में बंद कर दो। और सबसे पहला व्यक्ति कौन गए थे? आचार्य विनोबा भावे। इसका शुरुआत कहां से हुआ? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से अक्टूबर 1940 में। सबसे पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। अरे अंग्रेज क्या करता? हम उसका विरोध करते तो डायरेक्ट वोट में क्या करता? गिरफ्तार नहीं करता। लो हम पहले ही आके बैठे हैं जेल के आगे, करो। उसको फुर्सत ही नहीं था वो चीज करने का। था सब बिजी था कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध में। इस सब हमारे देश के नेता सब जान रहे थे। जब ये चीज हो गया तो पूरे विश्व में ये न्यूज बना ना कि भारत के लोग क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह चला रहे मतलब भारत के लोग ब्रिटेन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात दिखाना चाह रहा था। भारत के जितने भी पार्टी थे मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे, ताकि ये सब हमला भी ना करे और इस सब का साथ भी और सहानुभूति भी हमको क्या हो? मिल जाए। ऐसा था 1942 ईस्वी में। अगला भेजा क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। तीनों लोग अभी जस्ट बताएं। क्रिप्स मिशन से ऐसा प्रतीत होता था कि भारत को बांटने की बातों जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। महात्मा गांधी कहता है कि पोस्ट डेटेड चेक है, जो आप क्रिप्स मिशन दे रहे हैं ना, इसको क्या ही पोस्ट डेटेड चेक है। बोला पोस्ट डेटेड चेक है, इससे क्या होगा? बोला पोस्ट डेटेड चेक है। और जवाहरलाल नेहरू बोला पोस्ट डेटेड चेक है, वो भी क्रेसिंग बैंक का। पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं वैसा चेक जो है ना 3 महीने के लिए वैलिड होता है। चेक जानते हैं ना, 3 महीने के लिए वैलिड होता है। बोला कि ऐसा चेक आप हमको दे रहे हैं जिसका डेट क्या है? फैल है। वो तो हम पहले मांग रहे थे, अब हम मांगते हैं ये चीज नहीं। मतलब आप जो चेक दे रहे हैं इसका डेट क्या है? फैल है। मतलब ये कागज के रद्दी के बराबर है। क्रिप्स मिशन जो लिख के लाया था ना, बोला ये रद्दी के बराबर है मेरे लिए, कोई काम का नहीं, इसको फेंको। और जवाहरलाल नेहरू बोला पोस्ट डेटेड चेक है, वो भी क्रेसिंग बैंक दे रहा है। बोला वो भी बैंक हमको कौन दे रहा है? बोला एक तो पोस्ट डेटेड चेक है, डेट पहले, दूसरा वो बैंक दे रहा है जो बैंक खुद डूब रहा है। जो बैंक खुद डूब रहा है मतलब ब्रिटेन खुद क्या हो रहा था? अंदर दबे जा रहा था। बोला हमको वो बैंक चेक देगा जो खुद अपना संभाल नहीं पा रहा है, जो खुद बैंक डूब रहा है और वो चेक दे रहा है। ऐसा बात बोला था जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा था अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्या कहा था? दरवाजे पर जंग लगी कील। दरवाजा पे जंग लगा हुआ कील रखता नहीं तो दरवाजा क्या हो जाएगा? आपका कमजोर हो जाएगा। दरवाजे पे जंग लगी कील का उदाहरण दिया था किसने? अगस्त प्रस्ताव के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन आया कब? 1900। इसमें 3 व्यक्ति आए थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तीनों व्यक्ति आए। तीनों व्यक्ति मिले मौलाना अबुल कलाम आजाद से। लिख के भेजेंगे जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिले और जवाहरलाल नेहरू से मिले। इससे प्रतीत हुआ कि देश को बांटने की बात है। बोला हम नहीं मानते इस चीज को। आया महात्मा गांधी को बताया, जानते बाबा जी ऐसे ऐसे बात है, क्रिप्स मिशन ये सब चीज बोल रहा था। बोला ये बोल रहा था? बोला हाँ। और इसी बीच 1941 ईस्वी में एगो घटना घटित हुआ, विश्व को दहला देने वाला घटना। जापान विश्व को दहला देने वाला घटना क्या घटित हुआ? घटना घटित ये वैसे होगा जी। विश्व को दहला देने वाला ये घटना घटित क्या हुआ सुनिएगा। जापान एगो बहुत बड़ा कांड कर दिया। कांड क्या किया सुनिएगा। जापान अमेरिका पे आक्रमण कर दिया 1941 में। 1941 में हमला कर दिया। और 1941 में हमला किया पर्ल हार्बर पे। अमेरिका का एक बंदरगाह है हवाई द्वीप पे, उस बंदरगाह का नाम है पर्ल हार्बर।
उस बंदरगाह का क्या नाम है? पर्ल हार्बर। देखिएगा इसके जस्ट बगल में वो ना है, पृथ्वी कैसी है, और इसको गोल बनाइए इससे, ये वाला चीज इससे सटेगा, सटेगा ना, ये दोनों पीछे जाके सटेगा, मतलब इसके बगल में कौन सा इधर वाला क्षेत्र है कि नहीं? देखिए इसके जस्ट बगल में कौन सा क्षेत्र? ई क्षेत्र। पृथ्वी गोल है और इसको आप ऐसे मोड़ के गोल बनाइएगा ना ऐसे, तो ई वाला चीज पीछे जाके और ई वाला चीज पीछे जाके सटेगा, दोनों दोनों सटेगा। इसके जस्ट बगल में क्या आएगा? ये आएगा। ये जो आपको कलर वाला दिखता है ना, यही है अमेरिका का हवाई द्वीप। यही है अमेरिका का कौन सा द्वीप? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप है। और ये देश रहा आपका जापान, और यहाँ पे देश है अपना भारत। 1941 ईस्वी में क्या किया, ये जापान ने यहां से हवाई जहाज, 1941 का दिन था, सितंबर महीना था, क्या किया, यहां से लेके हवाई जहाज उड़ाया और इस पार जैसे ही आया आ गया कहां? यहां। जैसे उस पार गया कहां आ गया? ना आया, यहां आया हवाई द्वीप पे। सुबह सुबह ये नौसेना बेस है किसका? अमेरिका का। अमेरिका का नौसेना रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आराम से बहुत सारा लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, नौसेना का अपना बंदरगाह है, और वहां नौसेना का बटालियन है यहाँ पे। जापान क्या क्या 1941 ईस्वी में सुबह सुबह, संडे का दिन था, नौसेना सबका छुट्टी था, सुबह सुबह आक्रमण कर दिया इस पर्ल हार्बर। इस बंदरगाह का क्या नाम था? पर्ल हार्बर। मूवी भी आप देखिएगा, पर्ल हार्बर। इस पर्ल हार्बर पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया इस पे। और आक्रमण सुबह 7:30 बजे, सब नौसेना सोया हुआ था, और सब नौसेना सोया हुआ था, एकदम पूरा का पूरा बम बरसाना चालू कर दिया, और इतना बम बरसाया, लगभग कहता है 3000 के आसपास इसका नौसैनिक क्या हुआ? मर गया। 3000। और लगभग सैकड़ों की संख्या में इसका लड़ाकू विमान, सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू जो शिप था, जहाज था, सब नष्टो नाबूद हो गया। और जापान तकनीक पावर था जापान में। जापान आई रूस को पराजित किया था, जापान चाइना को पराजित किया था, जापान अमेरिका में घुस के मारा। आप सोचिए तभी के समय का बात है, 1941 ईस्वी में जब घुस के मारा जापान। महात्मा गांधी देख रहा था बैठ के, बोला अगली बार भैया जब अमेरिका को मार दिया, और अगर हम साथ दे दिए ब्रिटेन का, हम तो बगले में है, हम कौन है? बगल में है। और जापान अगला प्लानिंग कर रहा था हमारे पे बम बरसाने का। ये बात याद रखिएगा, काहे अमेरिका को मारा है तो सोचा था ब्रिटेन को भी मारे, और ब्रिटेन का उपनिवेश अगर कर देंगे खतरा में, तो सिंपल है, ब्रिटेन है ना, इसको बोलते ही थे ब्रिटिश भारत। तभी भारत थोड़े था, बोलते थे ब्रिटिश भारत, ब्रिटेन ही था, बस लोग समझता था ब्रिटेन का ही है जगह, ब्रिटेन ही है ये, अगला मारता पक्का। 1942 ईस्वी में आया क्रिप्स मिशन। महात्मा गांधी का दिमाग खनका, बोला जल्दी से कोई बड़ा आंदोलन करो अंग्रेजों के खिलाफ, और अगर बड़ा आंदोलन नहीं करोगे तो समस्या, जापान हमको मारने का आशंका है, तू मारेगा। काहे का अमेरिका को मार दिया, दूसरा सबसे बड़ा शक्ति बचा अब कौन है? दूसरा सबसे बड़ा शक्ति बचा है ब्रिटेन, उसी को मारेगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने बोला 8 अगस्त को प्रारंभ करो क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोला हम क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान में, मुंबई में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बोला घोषणा कीजिए आप। बोला आज से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता, और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, कुछ करो या क्या करो, मर जाओ, करो या मरो का नारा दिया। और ये आंदोलन पूरा जोर शोर से चलने लगा, इतना चलने लगा कहने से बाद अंग्रेज को मारता भी था, अंग्रेज को मारता भी था। महात्मा गांधी थोड़ा सा अहिंसा का बात किया इसी जगह पे, बोला अब समय आ गया करो या मरो। कहा कि उधर अमेरिका को मार दिया, ब्रिटेन ऑलरेडी लड़ा था, जब अमेरिका को मार दिया तो हम के हैं? ब्रिटेन का दिमाग खराब, बोला करो या मरो, भारत देश में आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन पूरा का पूरा जोर शोर से मीडिया में आ रहे। जापान देखा, बोला ये तो खुद भगा रहा है ब्रिटेन को, हम उसको काहे मारेंगे, मेरा सपोर्ट दे है, समझ गए। और ऐसा कहा जाता है आंतरिक सूत्रों के आधार पे, नहीं तो जापान पक्का आक्रमण करता अगला
अगर साथ दे देता, इस बार गारंटी था, अगर साथ दे देता ना, समझ गए, तो रडार पे पक्का मारता बम। अमेरिका, जापान हमारे देश पे पक्का आक्रमण करता। ये महात्मा गांधी का संतरा था, दूरदर्शिता था, जो जापान के आक्रमण से बचाया किसने? महात्मा गांधी ने। जब भारत छोड़ो आंदोलन खूब जोर शोर से चलने लगा ना, पर्ल हार्बर को मार दिया। पर्ल हार्बर के मारने के बाद सारा का सारा सत्यानाश कर दिया, और इसी का बदला लिया। 4 साल तक अमेरिका चुपचाप बैठा रहा, 4 साल तक धैर्य लिया, बदला तो लेंगे। और 4 साल तक बैठने के बाद 1945 में उसके वैज्ञानिकों ने खोजा एटम बम, परमाणु बम। बम बना लिया, बोला बम बना के, बोला परीक्षण कहाँ करेंगे, टेस्ट कहाँ करेंगे? बोला बस, याद है कि 3000 4000 नौसेना अपना मारा है, टेस्ट वही करेंगे। और जानते एक भी टेस्ट नहीं हुआ था, टेस्टिंग भी नहीं हुआ था बम का। होता है ना, पहले अगर कोई हथियार बनता है, भारत सरकार बनाती है, कोई भी सरकार बनाती है, पहले उसका टेस्ट करता है समुद्र में ब्लास्ट करवा के, कि सही सफल हुआ कि सफल नहीं हुआ। टेस्ट भी नहीं किया था परमाणु बम का। बोला सबसे पहला टेस्ट करेंगे कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। गिराया, बस एक्सपेरिमेंट सफल, और बदला लिया 4 साल बाद। 1941 में मारा था पर्ल हार्बर पे, 45 में बदला लिया कौन? अमेरिका। और ऐसा बदला लिया कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा कौन? जापान। जब तक ये पृथ्वी रहेगा, ये पूरा विश्व का इतिहास नहीं भूलेगा। तो जापान का तो बात छोड़िए, पूरे विश्व का इतिहास इस बात को नहीं भूलेगा कि कैसा। और 1.25 लाख लोग मरा था, लगभग 1.25 लाख लोग एक डाटा के अनुसार मरा था। मरा तो हुआ है 3 लाख होगा, गिनने बचा कौन होगा? कौन गिना होगा? 1 2 3 4 गिनने के लिए आदमी ही था। और घायल तो आज तक असर दिख रहा है, अंधा, नन्हा, लूला, बहरा, आज तक जन्म ले रहा है, उसका असर आज तक है। परमाणु बम समझिए उसके जीन पे असर कर दिया, डीएनए पे असर कर दिया है। परमाणु बम इतना पावरफुल होता है, तब ना आज भी अंधा, लुल्ला, बहरा सब क्या हो रहा है? पैदा हो रहा है, मतलब शारीरिक रूप से और स्वस्थ हो रहा है। ये सारा का सारा ज्ञान था यहीं का। अभी तो कुछ नहीं हुआ था, अभी 1945 तो बाद में हुआ, तब अंग्रेज का दिमाग और खुलेगा, अभी कुछ नहीं। और जानते हमारे देश के इतिहास में, विश्व के इतिहास बड़ा ज्यादा योगदान है आजाद दिलाने में। ये सब कौन हो रहा है? सब चीज विश्व में, सब देश इधर उधर जान रहा है। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, उसको भी विरोध करके घुमा दिए। क्रिप्स मिशन घूम के चले गया, और 1943 में लॉर्ड लिथगो को बोला कि तुम आओ अब यहाँ, अगला वायसराय बना के भेजते। अगला वायसराय बना के भेजा लॉर्ड बेवेल को। किसको बना के भेजा? लॉर्ड बेवेल को। लॉर्ड बेवेल आया, और लॉर्ड बेवेल आया अपने साथ बेवेल योजना लेके 1945 में। लॉर्ड बेवेल बोला तो टेंशन नहीं, क्रिप्स मिशन बोला था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन दे देंगे, आइए हम बंटवारा कर देंगे सीट का। शिमला में वो सम्मेलन बुलाया, हमारे देश में कांग्रेस की तरफ से गया मौलाना अबुल कलाम आजाद, उधर से गया जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, सब गया। और शिमला में वो सम्मेलन हुआ लॉर्ड बेवेल के सामने में। और सम्मेलन में यही था सीट का बंटवारा, कि कांग्रेस को क्या वो सीट देंगे, मुस्लिम को क्या वो सीट देंगे, पृथक निर्वाचन देंगे तो सीट देंगे ना। तो इसको लगा कि इस चीज का स्वागत करेगा कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को बोला तुमको इतना सीट। मोहम्मद अली जिन्ना बोला हमको इतने सीट, हम तो मांग रहे 1/3। बोला तुम इतना सीट लेगा? मोहम्मद अली जिन्ना बोला हम विरोध करते हैं बेवेल योजना, हमको नहीं चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ने निकल गया मीटिंग से, कांग्रेस तो चाह ही रहा था। बोला चलो उसकी का नाम होगा, हम साथ साइड साइड से चले जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बोला काहे आप काहे निकल रहे हैं? बोला गया जिन्ना तारो किससे बंटवारा करेंगे? विरोधी पार्टी का भेद बंटवारा दोनों रहेगा तब ना, चलते हैं हम। लॉर्ड बेवेल का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। लॉर्ड बेवेल योजना का पूरा विरोध किया। बेवेल योजना भी पास हो पाया नहीं। अरे कुछ ने सीधा मनसा था, हमको स्वशासन दो, आजादी दो। अंग्रेज बार बार भेज रहा था ले लो पंसैया, ले लो हजरिया, ले लो 2000, और आप बैठे अटके बैठना, हमको 20,000 का 20,000 चाहिए। 4-5 बार बुर्बक बना चुके हैं आप, 2-2 हजार दे के। अगली बार बुर्बक बनेंगे नहीं। वही काम हुआ, भारत के लोग बैठ गए। अगर बेवेल योजना चले गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला भारत को।
इसी बीच में हो गया 1945 में बेगोल योजना आया था मार्च में, और 1945 में बम फूटा कहाँ में, हिरोशिमा में और नागासाकी में बम फूटा, पूरा विश्व दहल गया, इतना आदमी मरा, पूरा विश्व दहला। 15 अगस्त को जापान ने अपने झंडा को झुकाया, बोला हम युद्ध का क्या करते हैं, समाप्ति करते हैं, हमको नहीं चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध। इतना आदमी जिस देश का मर जाए, आम आदमी क्या करेगा वो देश। और युद्ध होता है सेना सेना में होता है, समझ गए, आम नागरिक से युद्ध होता है नहीं। एक छोटा सा क्रिमिनल भी है ना, उसका भी एक वसूल है। क्रिमिनल कहीं जाएगा मारो, क्रिमिनल के फैमिली को कोई नहीं टच करता है, उसका फैमिली है, बच्चा है, जो फैमिली को टच करता है तब बात दिखेगा, बात आगे बढ़ता है। और क्रिमिनल का भी एक अपना वसूल है, मारोगे तो फैमिली को नहीं, फैमिली को छोड़ के, अगर तुम्हारा फैमिली जाता है मेरा भी नहीं। युद्ध का नीति है, कहता है युद्ध का नीति जो भी है वही नीति कहता है, सेना पे जनता नहीं। जनता का क्या दोष है, और जनता को मारे तो आतंकवाद, जनता को मारे तो आतंकवाद। यही अगर अमेरिका पाकिस्तान का सेना बम फेंक दे हमारे आर्मी के सेना पे तो युद्ध, तो क्या कहलाएगा, युद्ध। सेना को गोली मारे, सेना भी उसको गोली मारे तो युद्ध। और हमारे मुंबई के ताज होटल पे आके बम फोड़ दे तो आतंकवाद, दिल्ली में आके बम फोड़ दे, आम जनता मरे तो आतंकवाद। और उसके लिए किसी भी देश में कोई जगह नहीं, उसको कोई भी मारेगा। युद्ध तो अलग चीजें हैं, दोनों आमने सामने, दोनों हथियार लेके थे, एक मारे, जो मारने में सफल हो गया, जिसके पास अच्छा काबिलियत था वो मारा। लेकिन छिप के मारे, आम जनता को मारे तो आतंकवाद। यही सारा का सारा सिस्टम है युद्ध का, ये नीति है। बेबेल योजना खत्म हो गया, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्ति हो गया 15 अगस्त को, समझ गए। 15 अगस्त को खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद जापान अपना झंडा झुका दिया। अमेरिका बोला देखो, बम फोड़ के बोलता है देखो इससे विश्व तबाह हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, विश्व तबाह हो जाएगा। एगो ऐसा संस्था गठन कर दो जो विश्व युद्ध को होने से क्या करेगा, रोकेगा। कोई एक भी संगठन नहीं है जो पूरे के पूरे विश्व को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो 24 अक्टूबर 1945 को, कब, 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था का स्थापना किया गया 1945 को, जिस संस्था को हम क्या कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ये चाह रहा था कि विश्व में, संयुक्त राष्ट्र संघ को मेन मोटो ही था विश्व में कहीं भी शोषण हो रहा है, विश्व में कहीं भी प्रताड़ना हो रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का कुछ शोषण वाली कार्य हो रही है तो उसको क्या कीजिए, आप समाप्त कीजिए। सारा का सारा इस सब काम किसका था, यूएनओ का। यूएनओ नया नया बना था तो नया नया जो आदमी ज्वाइनिंग करता है, देखिएगा आप भी ज्वाइन कीजिएगा नया नया टीचर में, फुल पढ़ाइएगा एकदम 10 से 12 बच्चा को इतना दीजिएगा, दरोगा नया नया जैसे बने, नो घूस उसको 1 टका नहीं लेंगे, एकदम सच्चा ऑफिसर है। 2-4-5 साल बाद फिर समस्या आता है। नया नया यूएनओ आया था ताकि दोस्त पूरे विश्व के लोगों का यूएनओ पे क्या हो, विश्वास बढ़े। इसी वजह से यूएनओ काम कर रहा था, नया नया। कोई भी आदमी काम करता है कि नहीं, काम करता है। सेम बात है, यूएनओ बना था, यूएनओ तुरंत दबाव बनाया किस पे, ब्रिटेन पे। बोला ये तुम भारत को आजाद करो, बड़ी आजाद करता है, बोला तुम भारत को क्या करो, आजाद करो। ब्रिटेन भी सोचा भैया अब पैसा बचा नहीं, का सब युद्ध में खर्चा हुआ, पैसा नहीं, फंडिंग नहीं बचा उसको भारत पे शासन करने के लिए। बोला आज क्या करोगे, और पूरे के पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गया। आर्थिक मंदी आया, सारा का सारा पैसा कहाँ लगा, युद्ध में। अरे हम कहते हैं आपका भी बम फटा, मेरा भी बम फटा, खाने के लिए अनाज मिला नहीं ना, सब पैसा लगा दिए बम गोली हथियार फोड़ने में। सारा का सारा विश्व आर्थिक मंदी का शिकार हुआ। इसी वजह से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी क्या किया गया, स्थापना किया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया, ताकि आर्थिक चीजों से निपटारा कौन लेगा, विश्व बैंक, और राजनीतिक चीजों का निपटारा कौन करेगा, यूएनओ। स्थापना किया, यूएनओ दबाव बनाने लगा, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी, समझ गए। और अमेरिका भी दबाव, बड़ा बड़ा देश भी दबाव बनाने लगा कि कर दो ना, काहे टेंशन ले लो, फालतू का दिमाग लगा रहे हो। और एक चीज और हो गया,
और एक चीज जानते हैं क्या हुआ, एक चीज ये और हो गया, 1945 के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और जब चुनाव हुआ ना, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी पहले, और पार्टी बदल गया, लेबर पार्टी आ गया, और लेबर पार्टी अपने चुनाव का मैनिफेस्टो बनाया था, घोषणा पत्र बनाया था, अगर मेरी पार्टी की सरकार बनी ना तो हम क्या करेंगे, भारत को आजाद कर देंगे। तो जो भारत के लोग ब्रिटेन में रहा करते थे वो वोट दिया था किसको, लेबर पार्टी को। अब आप इस चीज को संयोग समझें या हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं का प्रयास समझें, सब चीज का मिला जुला है। देश में वैसा, विश्व में वैसा स्थिति भी बना और हमारे राष्ट्रवादी नेता का चालाकी भी बना। अगर 1942 का क्रिप्स मिशन प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लेता, वेवेल प्रस्ताव क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेता, तो हो पाता क्या, नहीं हो पाता। उस तरह से आंदोलन कर रहा था, पूरा विश्व में न्यूज छप रहा था कि पूरा विश्व में ये हुआ, एगो बगल में एगो यहो न्यूज छपता था कि भारत के लोगों ने पूरा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ये आंदोलन चलाया, ये आंदोलन चलाया, तो लोग वो भी न्यूज पढ़ता था, साथ साथ में ये भी न्यूज पढ़ता था। तो सब आदमी के दिमाग में था कि एक देश प्रताड़ना अपने आजादी के लिए लड़ रहा है और ज्यादा दिनों से लड़ रहा है, इसको आजाद करना चाहिए। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब देश दबाव बनाया किस पे, ब्रिटेन पे, आजाद कर दीजिए। आपके पास अभी समस्या नहीं है, यूएनओ बन गया, कम से कम इसका भी बात चलेगा। यूएनओ भी दबाव बनाया, और एक स्थिति ये भी हो गया कि जो आज पार्टी था कंजर्वेटिव पार्टी, उस पार्टी का सरकार भी खत्म हो गया, लेबर पार्टी। और लेबर पार्टी अपना घोषणा में दिया ही था, जैसे सरकार जब चुनाव करेगी ना तो घोषणा करेगी, नरेंद्र मोदी घोषणा नहीं कर रहा था 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, किया था ना, नहीं किया था जी, नरेंद्र मोदी किए थे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख अकाउंट में देंगे, सबको एक एक स्विफ्ट डिजायर खरीद के पूरा पेट्रोल उड़ा दीजिएगा पूरे देश का। बोले थे कि नहीं बोले थे, ये ना बोले थे, 15 लाख देने का बात बोले थे कि नहीं। और जिस दिन बोले थे ना उस दिन सब आदमी यही सब सोचागा, पूरा सब देखो कारें ले लेंगे, समझ गए, अच्छा सा आराम से 4 व्हीलर ले लेंगे, कोई सोचागा जमीन ले ले, कोई सोचागा चलो बेटी के अकाउंट में आएगा, बेटी का विवाह कर देंगे, अलग अलग बातें। तो सब चीज का तो घोषणा पत्र बनता है, मैनिफेस्टो। उसी तरह से घोषणा पत्र बनाया था किसने, घोषणा पत्र बनाया था किसने, लेबर पार्टी की सरकार ने, और प्रधानमंत्री बना क्लीमेंट एटली। कौन बना, क्लीमेंट एटली। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल, कौन, विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे कंजर्वेटिव पार्टी के सरकार के प्रधानमंत्री, और बना प्रधानमंत्री चेंज होके कौन, क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली बना किस पार्टी का, लेबर पार्टी का। और वो बोला ही था, बोला ठीक है अब भारत को आजाद करते हैं, और भारत के देश के लोगों को सबसे पहली बार राहत मिला। बोला संविधान सभा के लिए एक योजना भेज रहे हैं, जिसका योजना का नाम है कैबिनेट मिशन। 1946 ईस्वी में सबसे पहली बार हमारे भारत में आया कैबिनेट मिशन। बोला ऐसे आजाद नहीं करेंगे, आजाद करेंगे तो आपका सब चीज सुलझा के करेंगे, ऐसे छोड़ के नहीं आ जाएंगे। पहले संविधान सभा का गठन करेंगे, आपका संविधान बना देंगे, जब आपका देश कुछ दिन चल जाएगा संविधान के अनुसार तब हम छोड़ के आएंगे। बोला बहुत अच्छा बात, जैसी आपकी इच्छा बनवाइए संविधान, काहे वो लोग जानता था सब चीज। तो हमारे भारत के लोगों के लिए संविधान सभा का गठन किया, नहीं तो अगर अंग्रेज उस समय में छोड़ जाता तो हिंदू मुस्लिम लड़के सब मर जाता इकट्ठे। इसलिए बड़ा छोड़ेंगे नहीं, अभी सब चीज अलग, सब चीज साफ सुथरा करके जाएंगे। मतलब आजादी का समझ लीजिए मुहर लग गया, आजाद अब होंगे। और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन आया तो क्या क्या किया, वो कब, सोमवार को, कब, सोमवार को। उसको थोड़ा रोकिए,